इंडस्ट्री के धुरंधर भी हैं। आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका। पहले तो एमफी के हम डेटा की बात करेंगे। स्मॉल कैप में, मिड कैप में तो खूब पैसा आया, लेकिन 3 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि आउटफ्लो है लार्ज कैप फंड से और डेट की तरफ थोड़ा सा झुकाव बढ़ा है। फिरोज भाई, ये आंकड़े जो आए हैं एमफी के, ये क्या इशारा कर रहे हैं? क्या इक्विटी को लेकर थोड़ा भरोसा कम हो रहा है लोगों का? गुड मॉर्निंग। जैसे आपने सही फरमाया सर कि इक्विटी में जो एचएनआई का विश्वास है म्यूचुअल फंड में वो कम होता दिख रहा है। ये कैसे पता लगेगा? अगर एसआईपी का आंकड़ा 32,000 करोड़ हो और नेट फ्लो, टोटल फ्लो 24,800 हो, 700 हो इन एक्टिव फंड्स, इसका ये मतलब है कि लमसम परचेज नहीं हुई है, लमसम के रिडेम्पशन हुए। एसआईपी से 32,000 करोड़ करीबन करीबन आया। सो दैट्स पॉइंट 1। ये क्लियरली डिसाइफर करता है कि एडवाइजर्स जो हैं और एचएनआई को पीएमएस, एआईएफ जो टैक्स इनएफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट हैं वहां धकेल रहे हैं, और म्यूचुअल फंड जो बहुत टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, रिस्क एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे कमीशनें कम है, तो वहां झुकाव कम है। दैट्स वन थिंग व्हिच आई क्लियरली सी एज द ट्रेंड over the last year and a half or two. That's point 1. Point 2 रहा आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि लार्ज कैप में आउटफ्लो देखने को मिला। ज्यादा आउटफ्लो नहीं, 1,300 करोड़ रुपया का करीबन आउटफ्लो देखने को मिला। कभी भी कोई भी आउटफ्लो या इनफ्लो देखें तो उसमें पूरी एसेट कितनी है ये देखना बहुत जरूरी है। 4 लाख करोड़ में से 1,000 करोड़ निकल सकता है, 5,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ निकल सकता है। तो कॉन्टेक्स्ट दोनों का तात्पर्य अलग होगा। तो ये 1,300 करोड़ बेस ऑफ 4 लाख करोड़ इज वेरी डिफरेंट। और लार्ज कैप में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट स्पीक अबाउट इट। लार्ज कैप की खाली आप नहीं देख सकते, उसके साथ पैसिव को देखना पड़ेगा, क्योंकि पैसिव की जो इनफ्लो आउटफ्लो होती है इक्विटी की, जो 8,000 करोड़ थी, वो ज्यादातर लार्ज कैप में होती है। क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स को मिला के जो पैसिव का हमारा इतना बड़ा एयूएम है 11 लाख करोड़ का, उसमें 80-82% तो सेंसेक्स निफ्टी है। तो एक इंसान बोलता है मैं लार्ज कैप एक्टिव नहीं लूंगा, मैं पैसिव लूंगा, तो ये आंकड़ा तो दिखता ही नहीं है। तो 1,000 करोड़, 300 करोड़ इनफ्लो प्लस निफ्टी और सेंसेक्स के इनफ्लो को साथ में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू डिसाइफर एनीथिंग फ्रॉम दैट डेटा। बिल्कुल सही तरीके से आपने चीजों को सही पर्सपेक्टिव में फिरोज भाई आपने सामने रखा है। लेकिन एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगा और जरा उसको आप बताइए, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि बाजार में जब ना कोई परेशानी वाले इवेंट्स होते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है कि हम आउटफ्लो देखते हैं या फिर स्टॉक्स में बिकवाली देखते हैं जो स्मॉल कैप्स होते हैं। अब स्मॉल कैप्स का नेचर इस बार थोड़ा सा अलग है, क्योंकि लार्ज के पीछे छूट रहे हैं, स्मॉल कैप में और मिड कैप में पैसे आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए अभी आ रहे हैं। और अगर हम डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की बात करें बाजार में तो वो भी साफ तौर पर विजिबली हमें दिख रहा है। तो क्या स्मॉल कैप्स को लेकर, मिड कैप्स को लेकर थोड़ी सोच बदलने की जरूरत है और मिड कैप से स्मॉल कैप में टिल्ट थोड़ा सा ज्यादा कर लेना चाहिए? देखिए, हमेशा जब लार्ज कैप और मिड कैप में परफॉर्मेंस अच्छी आती है, कहीं भी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, लोगों को ये जो एक अर्ज होती है कि मुझे जो परफॉर्म कर रहा है खरीदना है। गोल्ड जनवरी में बढ़ गया तो 10,000 करोड़ गोल्ड में ETF में आ गए, फिर उसके बाद गिर गया। कोरिया बढ़ गया तो सब लोग रिटेल कोरिया में इन्वेस्ट करूंगा बोलता है, अब रिटेल कोरिया गिर गया तो सब भूल गए। तो ये जो इंसान की जो चाह होती है, रीसेंसी बायस जिसको कहते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस 6 महीने में जो हुआ है उसी में आपका हृदय, योर हार्ट पुल्स यू टुवर्ड्स दैट। बट दिमाग कहता है कि भाई जो बढ़ चुका है उसको कम खरीदें, जो नहीं बढ़ा है उसको खरीदें। फिनेंस कहता है कि मीन रिवर्ट होता है, दिल कहता है कि मार्केट जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। तो why am I saying this in this questions context is कि स्मॉल कैप में 7,700 करोड़ आउट ऑफ टोटल 33,000 करोड़ ऑफ इक्विटी, पैसिव और एक्टिव को मिला के 33,000 करोड़ आया। उसमें से 7,700 करोड़ इज लिटिल ओवर 20%, विच इज ओके। मिड कैप 6,500-700 करोड़, तो टोटल मिला के 40% लार्ज कैप और मिड कैप में, मिड कैप और स्मॉल कैप में डायरेक्टली आया। दिस इज अ लिटिल मोर देन व्हाट आई वुड वांट एट एन इंडस्ट्री लेवल। 2-3 महीने पहले तक ठीक था, लास्ट मंथ के आंकड़े थोड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि आपने पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर नहीं खरीदना है। तो प्लीज लिमिट योर
ownership to 35% between large and mid cap if you're retail, is my suggestion. फिरोज भाई, आप कहां पर पैसे भी डिप्लॉय करने की राय दे रहे हैं मार्केट की जो करंट सिचुएशन है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोग थोड़े से ना स्टकअप हैं, चीजें अर्निंग्स क्लियर हो रही हैं, लेकिन जो ग्लोबल पिक्चर है जो कि वो क्लियर नहीं हो रही है, इसलिए बाजार हम देखें कि एक रेंज में है, और बाजार जब रेंज में होता है ना तो फिर लोगों का पेशेंस टेस्ट होता है। आपके हिसाब से इन तमाम चैलेंजेस के बीच में भी अच्छे सेक्टर्स कौन से हैं, कहां पर पैसे डिप्लॉय करने चाहिए? देखिए, सेक्टर्स तो मैं बताता हूं। सेक्टर्स का अगर मैं सेक्टर्स देखूं तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी 36% की वेट है निफ्टी में, वो एक महत्वपूर्ण सेक्टर होगा। माना कि बड़ा बोरिंग सा लगेगा क्योंकि वो बहुत पॉपुलर सेक्टर है, लोग सुनना चाहते हैं भाई डेटा सेंटर्स में पैसा लगाओ। मतलब some answers are boring, but they are the right thing to do. So banking and financial services, right? Infrastructure, largely cements. I would say cement stocks couldn't do very well. IT, which has not done well, ये एक सेक्टर हो सकता है। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपने देखिए कि ब्रॉड मार्केट अच्छा करी है, लार्ज कैप अच्छा नहीं किए। ऐसा क्यों हुआ? लार्ज कैप, वरना ज्यादातर जब विपताएं आती हैं, वॉर जैसी विपताएं आती है, तो लार्ज कैप ने अच्छा करना चाहिए और मिड कैप स्मॉल कैप में तबाही मचनी चाहिए। उल्टा क्यों हुआ फरवरी से? ये कोई पूछ ही नहीं रहा। ये इट्स डिफरेंट देन हिस्ट्री। व्हाई इज इट द केस? क्योंकि लार्ज कैप में एफआईआई के पैसे ज्यादा थे। एमएससीआई की हमारी वेट कम हुई। एमएससीआई की नवंबर 24 में हमारी वेटेज थी 20% की, 20.5% की। चाइना की थी 28% की, कोरिया की थी 9.5%, ताइवान की 17%। ये नवंबर 24 में था। अब फास्ट फॉरवर्ड ऑलमोस्ट 2 इयर्स, इंडिया की वेट रह गई है 11.7 और कोरिया की आ गई है ऑलमोस्ट 18.69, ताइवान 24%। मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये कह रहा हूं कि लार्ज कैप में रैली आएगी अगर एफआईआई लौटेगा, क्योंकि एफआईआई ने लार्ज कैप बेचे, इसीलिए लार्ज कैप में तबाही मची। 1 लाख करोड़ बिके थे एफआईआई से, उससे भी ज्यादा मार्च में। इसीलिए आप देख रहे हैं कि टॉप 10 स्टॉक्स ऑफ निफ्टी हैव नॉट डन वेल। उसमें 5 बैंकें हैं, तो 4 से 5 बैंकें रहती हैं एट एनी पॉइंट इन टाइम। सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कैन बीट निफ्टी about 3 to 4% for the next 3 years compounded. ठीक है फिरोज भाई, बहुत शुक्रिया। थोड़ी समय की कमी है, यहीं पर आपसे हम इजाजत लेंगे। और आपने डेटा को अच्छे से बताया और ये भी आपने बताया कि कौन से ब्राइट स्पॉट हैं अभी भी मार्केट में जहां पर लोगों को फोकस करके चलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट टुडे फॉर अस। चलिए, इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है।